हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 12 नेशनल इनकम का नया टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की माप। जो हमारा नेशनल इनकम है उसे हम तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके तीन तरीके हैं जिससे हम उसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले अगर इसे हिंदी में समझे तो प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। इनकम मेथड को हिंदी में बोलते हैं आय विधि और एक्सपेंडिचर को बोलते हैं व्यय विधि। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम हमारी नेशनल इनकम जो है या राष्ट्रीय आय जो है उसे मेजर कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं। अब हम ये तीनों मेथड को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ करके नेशनल इनकम जो है कंट्री की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला मेथड है जो कि है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम हिंदी में उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड measure national income on the basis of contribution in terms of value addition by all the producing enterprises in the domestic territory of a country during an accounting year. The market value of all final goods and services produced at current price during a year is taken into consideration. उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए देश में एक वर्ष में उत्पन्न वस्तुएं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है और फिर उसका योग कर लिया जाता है। इस योग को अंतिम उत्पाद योग भी कहते हैं। इसमें देश के या देश से किए गए निर्यात का मूल्य जोड़ा जाता है और आयात का मूल्य घटाया जाता है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट मेथड की या वैल्यू एडेड मेथड की, तो एक ऐसा मेजर है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो कि देश में जितने भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है एक वर्ष के अंदर उसकी मूल्य निकाली जाती है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है और उसकी वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद जो टोटल आता है वो हमारा अंतिम उत्पाद योग या जो वैल्यू एडेड है एक प्रोडक्ट का वो निकल जाता है। यहाँ पर जो जितनी भी मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है एक करंट ईयर के अंदर उसे इंक्लूड किया जाता है और इसके अंदर एक्सपोर्ट को हम ऐड करते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हमारे पास से या जो भी पैसा हमारे पास से एक्सपोर्ट के द्वारा आ रहा है उसे हम इंक्लूड करेंगे और जो भी पैसा इंपोर्ट के द्वारा है उसे हम एक्सक्लूड करेंगे। तो प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड का मतलब है जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में बनते हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम टोटल कर लेते हैं और टोटल करने के बाद जो भी निकलता है उससे हम हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं वो करंट प्राइस की भी हम लेते हैं। इसके अंदर जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है उसको हम इंक्लूड करेंगे, इंपोर्ट की वैल्यू को डिडक्ट करेंगे। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड है एक इकोनॉमी की वो इक्वल होगी जीडीपी के वैल्यू से। Thus, the total gross value added of an economy equals the value of its GDP. इस मेथड से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहला वाला है वैल्यू एडिशन, जिसे हिंदी में हम मूल्य वृद्धि बोलते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फर्म आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मूल्य वृद्धि किसी फर्म द्वारा किए गए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य और उस हेतु उपयोग की गई मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटाने पर ज्ञात होती है। तो जो वैल्यू एडिशन है या मूल्य वृद्धि है उसका मतलब है कि जो फर्म आउटपुट की जो वैल्यू है अगर उसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू से माइनस कर दे या उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको हम निकाल ले तो वो वैल्यू एडिशन निकल जाता है। वैल्यू एडिशन निकालने का तरीका है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे हम हिंदी में उत्पाद का मूल्य बोलते हैं। It refers to the market value of goods and services produced by a firm during a period of 1 year.
अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें तो इसका मतलब है जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी बनती है फर्म द्वारा उसकी मार्केट वैल्यू, और जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है फर्म द्वारा एक साल के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाती है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल, मतलब जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम बेच देते हैं तो जिस प्राइस पे हम उसको बेच रहे हैं एक साल के अंदर वो मार्केट वैल्यू हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाती है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती उपभोग। इट इज द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, all input other than land, labor, capital, entrepreneurship used in the production. Hence, it include value of raw material, fuel, power, etc. जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना होता है, कुछ उत्पादन करना होता है तो उसमें हमें जो उत्पादन के साधन हैं उसका उपयोग करना होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके ही हम प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है उसका ये मतलब होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा भी जो चीज़ें इंक्लूड की जाती है उसकी वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाती है। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इंक्लूडेड नहीं हो, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप से इंक्लूडेड या उससे रिलेटेड नहीं हो, बल्कि वो किससे इंक्लूडेड हो या किससे रिलेटेड हो, रॉ मटेरियल से, फ्यूल से, पावर से। तो इनकी वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और साहस को छोड़कर यदि अन्य चीज़ों का उत्पादन में प्रयोग किया जाता है तो इसे मध्यवर्ती उपयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें कच्चा माल, ईंधन आदि पर किए जाने वाले व्यय शामिल किए जाते हैं। उदाहरण, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या मध्यवर्ती उपभोग का मतलब है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम हमारे प्रोडक्शन में, उत्पादन में यूज़ करते हैं, जैसे कि ईंधन है, फ्यूल है, पावर है, तो इन सब चीज़ों का जो भी मूल्य होता है उसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। नेक्स्ट है जो कि है चेंज इन स्टॉक, जैसे हम हिंदी में स्टॉक में परिवर्तन बोलते हैं। It is a measure as the difference between closing stock and opening stock of the accounting year. Closing stock और opening stock के बीच में जो difference निकलता है वो change in stock कहलाता है। If some output remain unsold, it is added to the firm inventory stock and the same is expressed as a change in stock. Thus, the value of output in that case is, अगर कुछ चीज़ें बेची नहीं जाती है और वो हमारे फर्म के अंदर ही रहती है, वो बिकी नहीं है, अनसोल्ड है, तो उस टाइम पे वो फर्म के इन्वेंट्री स्टॉक में इंक्लूड की जाती है और उसे भी हम चेंज इन स्टॉक में एक्सप्रेस करते हैं। और ऐसे टाइम पे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और इफ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, चेंज इन स्टॉक इज एडेड। अगर कुछ चीज़ें जो है अनसोल्ड है, अभी तक बिकी नहीं है और वो फर्म के अंदर ही है, तो उस टाइम पे उसको भी चेंज इन स्टॉक में ऐड किया जाएगा। एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब है अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है वैल्यू एडेड मेथड से, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है उसको हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन से माइनस करना है और उसके अंदर अगर हम चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, जो भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है या सेल्स है उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है उसको माइनस करना है और चेंज इन स्टॉक को अगर हम प्लस कर देंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। और ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को अगर हम प्लस कर ले तब भी हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है वो निकल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। इसका मतलब है क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है जब हम नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला है द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन प्रीवियस ईयर। जो सेकेंड हैंड गुड है, जो ऑलरेडी पहले बिक चुके थे, किसी ने खरीद लिया है और उसको फिर से रीसेल करने के लिए हमने दिया है, मतलब एक तरीके से ऐसा सामान जो
ऑलरेडी पहले कोई यूज़ कर चुका है और उसके बाद फिर से हम किसी और को उसे बेच रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो उसे हम सेकेंड हैंड गुड्स बोलते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे सेकेंड हैंड गुड्स जो है इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि वो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी हम इंक्लूड कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में। Commission earned on account of the sale and purchase of second-hand goods is included in estimation of value added because it is a factor income. लेकिन अगर हमने कुछ सामान सेकेंड हैंड गुड्स बेचा है और उससे हमें कुछ कमीशन मिल रहा है, या हमने परचेज किया है सेकेंड हैंड गुड्स और उससे हमें कुछ कमीशन किसी को देना पड़ रहा है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो, क्योंकि वो एक फैक्टर इनकम है जो एक इंसान ने कमाई है इस साल में। तो इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स का जो परचेज और सेल है वो तो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उसके बेसिस पे अगर कुछ कमीशन अर्न की जा रही है तो वो इंक्लूड की जाएगी। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड is not included in the estimation of value added as value of intermediate good is reflected in the value of final goods. जो intermediate goods है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से निकाल रहे हैं, और वो इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड कर दिए जाती है, इसलिए उनकी वैल्यू हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड as it is difficult to estimate their market value. For example, services of housewife. अगर हम अपने लिए ही कुछ सर्विसेज कर रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं की जाएगी नेशनल इनकम में, क्योंकि उससे हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनकी क्या मार्केट वैल्यू निकाले, तो इसलिए उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में अगर हम वैल्यू एडेड मेथड यूज़ कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, जो हाउसवाइफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी फैमिली मेम्बर्स को, उनकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते कि क्या मार्केट वैल्यू निकलेगी, तो इसलिए ऐसे सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कुछ सावधानियां थी, कुछ प्रिकॉशंस थे जो हमें ध्यान रखना होते हैं अगर हम नेशनल इंक्लूड कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड से। नेक्स्ट मेथड है जो कि है इनकम मेथड, जिसे हम हिंदी में आय विधि भी बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं हम इनकम मेथड क्या होती है और कैसे हम इससे नेशनल इनकम जो है कंट्री की कैलकुलेट कर सकते हैं। द इनकम मेथड मेजर द इनकम अराइजिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल and entrepreneur in the name of rent, wages, interest and profit in return for their services during accounting year. इनकम मेथड में कौन सी इनकम को मेजर किया जाता है? उन इनकम को मेजर किया जाता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इनकम देते हैं जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उन इनकम को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेशन ऑफ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम क्या है? एक सम टोटल है उन फैक्टर इनकम का जो एक नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री द्वारा कमाई जाती है एक अकाउंटिंग पीरियड में। On the other hand, the sum total of factor income generated within the domestic territory of the country by the resident or non-resident is called domestic income. अगर हम बात करें डोमेस्टिक इनकम की या घरेलू आय की, तो उसका मतलब है उन सब फैक्टर इनकम का टोटल जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पाया जाता है या कमाया जाता है या तो एक रेसिडेंट द्वारा या नॉन रेसिडेंट द्वारा, तो उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम NFIA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। तो इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, जो NFIA होता है उसको हम डोमेस्टिक इनकम से प्लस कर देते हैं ताकि हम अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर नेशनल इनकम में जो कैलकुलेशन किया जाता है उसके अंदर डोमेस्टिक इनकम जो कि है NDP एट फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है और उसी से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला है उसका NDP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू COE प्लस OS प्लस MI। COE का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, OS का मतलब है ऑपरेटिंग सरप्लस, MI का मतलब है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम और भी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला नीचे देके रखा हुआ है जो कि है NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA इक्वल्स टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
तो नेशनल इनकम अगर हम इनकम मेथड से या आय विधि से कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना होगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न प्रकार से उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं सहायक के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम होता है। उत्पादन के इन साधनों को उनके योगदान के बदले में लागत, मजदूरी, वेतन, ब्याज और एवं लाभ के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अतः उत्पादन के विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय संसाधनों की आय जिसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, जबकि यह उत्पादकों की दृष्टि से संसाधनों का भुगतान कहलाता है। अतः एक देश की राष्ट्रीय आय को एक वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त होने वाली कुल आय के योग के रूप में अथवा उत्पादकों के द्वारा इन साधनों को किए गए कुल भुगतानों के योग के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली शुद्ध आय के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो नेशनल इनकम हो या आय विधि जो हिंदी में बोलते हैं हम इसे, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी फैक्टर इनकम हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को देते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। यहाँ पर जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें अगर हम NFIA प्लस कर देते हैं तो नेशनल इनकम निकल जाता है। और NDP फैक्टर कॉस्ट भी इसी मेथड से हम निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है COE प्लस OS प्लस MI। COE का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, संचालन अधिकाय या अधिकोष। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है स्वरोजगार के अतिरिक्त या अंतर्गत मिश्रित आय। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है प्रिकॉशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो इनकम मेथड्स को अगर हम यूज़ करके हमारी राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज दिस आर यूनिलैटरल पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। ऐसी पेमेंट जो हम किसी पेंशन के रूप में देते हैं, किसी स्कॉलरशिप को देते हैं, स्कॉलरशिप स्टूडेंट को देते हैं, तो ऐसी इनकम हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। और जब कैलकुलेट कर रहे हैं हम नेशनल इनकम तो इसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे, बाकी दूसरी इनकम जो होगी वो उसको हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी से हमें कोई आय प्राप्त हो रही है, इनकम प्राप्त हो रही है, तो भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय उस इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। एनी इनकम ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड बट कमीशन अर्न एज ऑन सच विल बी इंक्लूडेड। कोई सी भी इनकम अगर हमें प्राप्त हो रही है किसी सेकेंड हैंड माल को सेंड करने में या सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करने में, तो वो हमें जो भी इनकम उससे प्राप्त होगी वो हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उससे हमें कुछ कमीशन अर्न हो रहा है, कुछ कमीशन मिल रहा है, तो वो इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटीज जो है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। लेकिन अगर उसे मार्केट प्राइस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाएगी या इंक्लूड की जाएगी। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं या कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी होती है जब हम इनकम मेथड को यूज़ करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड, या जिसे हम हिंदी में व्यय विधि भी बोलते हैं। तो कैसे हम नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम अगर एक्सपेंडिचर मेथड से या आय विधि से कैलकुलेट किया जा रहा है तो उसके अंदर उन सब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का खर्चा इंक्लूड किया जाएगा जब हम उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में लगाते हैं और एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर वो खर्चा होता है तो वो इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। तो अगर नेशनल इनकम हम मेजर कर रहे हैं हमारी एक्सपेंडिचर मेथड से, तो उसका मतलब ये होता है वो सब खर्चे जो हम किसी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में लगाते हैं एक इकोनॉमी के अंदर और एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। फाइनल एक्सपेंडिचर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो एक्सपेंडिचर है उसे 4 कैटेगरी में 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर
और लास्ट वाला है जो कि है नेट एक्सपोर्ट। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो 4 सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड कर लेता है, जो कि है हाउस होल्ड, जिसे हम परिवार क्षेत्र बोलते हैं, बिजनेस सेक्टर जिसे हम उत्पादक क्षेत्र बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व। द एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट गिव्स जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड द फॉर्मूला फॉर द सेम इज। एक्सपेंडिचर मेथड से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर जो C है उसका मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G का मतलब है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और X माइनस M का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करके या इस पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो इसके अंदर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है वो निकल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। जो व्यय विधि है उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसमें जितने भी खर्चे होंगे वो खर्चे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। जो ट्रांसफ़र पेमेंट है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ फाइनल या फिनेंशियल असेट सच एज शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं शेयर को या कुछ डिबेंचर को या कुछ बॉन्ड को तो उस टाइम पे वो परचेज पे जो भी खर्चा हो रहा है उसको भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये तो हम तीनों में देख चुके हैं कि जो परचेज अगर हम कर रहे हैं कुछ सेकेंड हैंड गुड्स तो उसका भी खर्चा हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन लाइक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर हम खर्चा खुद के ऊपर कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं तो वो खर्चा जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां या प्रिकॉशंस थी जो हमें बरतनी होती है अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो